दोस्तों, आज इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2003 में आई फिल्म श के बारे में। आई नो ये टाइटल थोड़ी प्रोनाउंस करने में अजीब जरूर है और मुझे एग्जैक्टली याद है कि उस समय जब ये फिल्म मैंने देखी थी और कोई भी अगर मुझसे आकर पूछता था कि ये कौन सी फिल्म चल रही है तो हम लोग उंगली से इशारा करके उसको बोलते थे श, और काफी देर बाद सामने वाला ये समझ पाता था कि अच्छा ये फिल्म का नाम है। वैसे 2003 में आई इस फिल्म का टाइटल भले ही थोड़ी अजीबोगरीब था, लेकिन ये उस समय आई एक अच्छी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसमें एक जोकर का मास्क पहने हुए शख्स एक एक करके पूरे ग्रुप को मारता जाता है और एंड में हमें पता चलता है कि आखिर ये कौन था और ऐसा क्यों कर रहा था। हालांकि अगर देखा जाए तो ये उस समय भी बॉलीवुड की एक काफी अंडररेटेड फिल्म थी जो शायद आप में से भी कई लोगों ने नहीं देखी होगी। लेकिन आप में से जितने लोगों ने भी उस समय ये फिल्म देखी होगी वो भली भांति ये बात जानते होंगे कि उस समय इस मुखौटे वाले जोकर का खौफ लोगों के बीच में, खासकर से बच्चों के बीच में कितना ज्यादा हो गया था। और ऐसा नहीं है कि केवल फिल्म के एंड में बस एक सस्पेंस रखा गया है, पूरी फिल्म में ऐसे कई मल्टीपल सस्पेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब भी हमें फिल्म में ये लगता है कि अच्छा ये सस्पेंस था, तभी हमें डायरेक्टर एक और सस्पेंस दिखाता है कि ये नहीं, ये सस्पेंस है। मतलब 2003 के हिसाब से तो इसमें सस्पेंस और थ्रिल की वो सारी चीजें रखी गई थी जो उस समय लोग देखना पसंद कर रहे थे। और खासकर से अगर अर्ली 2000 की बात करें तो उस समय तो बॉलीवुड में एक के बाद एक हमें ऐसी कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखने के लिए मिल ही रही थीं, जिसमें एक ग्रुप होता था और एक के बाद एक ये सारे लोग मारे जाते थे और एंड में हमें सस्पेंस पता चलता था। उस समय बनने वाली इन फिल्मों में मुस्कान, कृष्णा कॉटेज, कुछ तो है, काल, डरना मना है, इस थीम पर बनी ऐसी कई फिल्में देखने के लिए मिली थीं और फिल्म भी इसी थीम पर बनी थी। जो फिल्म वैसे तो अपने प्रेजेंटेशन के मामले में काफी दमदार थी, लेकिन इसकी कमजोर स्टार कास्ट की वजह से फिल्म काफी अंडररेटेड रह गई। और आज अपने इस वीडियो में हम आपको इसी अंडररेटेड फिल्म के बारे में काफी डिटेल से बताने वाले हैं। कैसे फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस फिल्म के खत्म होते होते बिल्कुल पागल होने की कगार पर आ गई थी और उसको आखिरी में बहुत ज्यादा दौरे पड़ने लगे थे, जिसका फर्क उसकी आगे आने वाली फिल्मों के ऊपर भी पड़ा और उसका करियर फिल्मों में बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया था। ये फिल्म रिलीज हुई थी 24 अक्टूबर 2003 को और उस समय इसका क्लैश हुआ था बॉलीवुड की दो और बड़ी फिल्मों के साथ में, जिनमें से एक तरफ थी मनोज बाजपेयी की फिल्म पिंजर तो दूसरी तरफ थी विक्रम भट्ट की फिल्म इंतहा। और उस समय हुए इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में अगर देखा जाए तो वैसे तो इन तीनों में से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी फिल्म श के अलावा इंतहा भी एक अच्छी फिल्म थी और पिंजर को तो क्रिटिक्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। फिल्म श में हमें नजर आए थे डिनो मोरिया, जो इसके पहले साल 2002 में आई फिल्म राज में नजर आए थे और इस फिल्म के बाद उन्हें कई लोग जानने लगे थे। डिनो मोरिया के अलावा इसमें साल 2002 में आई एक और सुपर डुपर हिट फिल्म ये दिल आशिकाना के हीरो करण नाथ भी नजर आए थे। इन दोनों के अलावा इसमें हमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी भी नजर आई थीं और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। इन तीनों के अलावा और सपोर्टिंग रोल्स में हमें गौरव कपूर, कौशल पंजाबी, सुवर्णा झा और शिवाजी सटम जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे। इसके अलावा कश्मीरा शाह और संभावना सेठ इसमें हमें आइटम नंबर करती हुई नजर आई थीं और फिल्म की कहानी लिखी थी अरशद अली सईद ने। डायरेक्शन की कमान संभाली थी पवन एस कौल ने, जिन्होंने अपने करियर में कई टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट किया है, जिनमें समंदर, सदमा, कास, अनहोनी और कोई है जैसे कई टीवी सीरियल्स शामिल हैं। इसको प्रोड्यूस किया था सुनील मेहता ने सिने विस्ता फिल्म्स के बैनर तले, जिस बैनर तले कई टीवी सीरियल्स पहले वो बना चुके थे। इसका म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था अनु मलिक ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। हालांकि उस समय इसके गाने भी इसका एक वीक पॉइंट थे, जहां फिल्म का कोई भी गाना उतना पॉपुलर नहीं हो पाया था कि लोग ये फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हों। नहीं तो इस तरह की फिल्मों में जनरली कोई ना कोई गाना इतना अच्छा और पावरफुल होता था कि लोग फिल्म का नाम तो कम से कम जानने ही लगते थे। लेकिन उस समय इसका कोई भी गाना इतना पॉपुलर नहीं हो पाया था और आज शायद ही आपको इसका एक भी गाना याद हो। फिल्म के गाने थे धीरे धीरे हुआ, इश्क दा मारा, कब मेरा हाले दिल, सपने, मोहब्बत में ये और तेरा मेरा दिल। गानों में आवाजें थीं अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, सुखविंदर सिंह, सोनू निगम, शान और अदनान सामी की। एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म को उस समय के हिसाब से एक अच्छे खासे डिसेंट बजट में बनाया गया था, जहां इसका बजट रखा गया था लगभग 3.5 करोड़ रुपए, लेकिन उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ 65 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये उस समय आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको उस समय सिनेमा घरों में लगभग 150 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये देखने के लिए लगभग 15 लाख लोग आए थे।
और उस समय 2003 में ये पैसे कमाने के मामले में काफी पीछे 36वें नंबर पर रही थी। वैसे 2003 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं कल हो ना हो, कोई मिल गया, द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, चलते चलते और बागवान। फिल्म को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। डायरेक्टर पवन एस कौल इसके पहले कई टीवी सीरियल्स का डायरेक्शन कर चुके थे और ये टीवी सीरियल्स लोगों ने काफी पसंद भी किए थे। इसके अलावा वो असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट के अंडर में ये है मुंबई मेरी जान और जख्म जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके थे और उन्हें ये आइडिया हो गया था कि एक फिल्म आखिर कैसे बनती है और इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। और इस समय पवन कौल ने यह डिसाइड किया कि अब वो टीवी सीरियल्स के पहले एक फिल्म डायरेक्ट करेंगे, जहां वो एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म डायरेक्ट करने का ही मन बना रहे थे और उनके पास में आइडिया आया साल 1996 में आई अमेरिकन फिल्म स्क्रीम के रीमेक का। जहां 1996 में आई ये अमेरिकन फिल्म लोगों ने काफी पसंद की थी और आगे चलकर इसके कई और पार्ट भी बनाए गए थे। तो बेसिकली इसी कहानी को आधार बनाकर फिल्म को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाया गया था और ये आइडिया उन्होंने सुनाया सिनेविस्ताज फिल्म्स के मैनेजर सुनील मेहता को। तो उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आया और अब बात आई कि आखिर इसका टाइटल क्या रखा जाए। वैसे एक समय फिल्म का टाइटल नाम रखे जाने के ऊपर भी प्लान किया जा रहा था, लेकिन उस समय जाने माने डायरेक्टर अनीस बाज़मी अजय देवगन के साथ में नाम टाइटल से एक और फिल्म बना रहे थे जिसकी उस समय शूटिंग हो रही थी। इस वजह से बाद में इसके मेकर्स ने इसका टाइटल नाम से बदल कर रखा था। हालांकि आपको बता दें कि उस समय अजय देवगन की नाम टाइटल के नाम से बन रही ये फिल्म भी बीच में ही बंद हो गई थी, जब लगभग आधी फिल्म की शूटिंग के बाद इसके प्रोड्यूसर की बीच में मृत्यु हो गई थी और ये फिल्म काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी थी और कई सालों तक ये फिल्म बिल्कुल डिब्बा बंद रही, लेकिन बाद में फाइनली 2024 में इसको कंप्लीट करके रिलीज किया गया था। उस समय एक इम्पोर्टेंट रोल में इसमें अमृता राव को भी अप्रोच किया गया था और पहले वो इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गई थीं, लेकिन उस समय वो इसके विस्क में काम कर रही थीं और इसके बाद उन्हें मस्ती और मैं हूं ना जैसी फिल्में भी ऑफर हुईं, जिसकी वजह से वो फिल्म के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रही थीं और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी थी। तो खुद सुनील मेहता ने ही पवन कौल को ये सजेस्ट किया कि इसका टाइटल उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि इसके पहले 2001 में सुनील मेहता अपनी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले कोई है नाम से टीवी सीरियल को प्रोड्यूस कर चुके थे, जिस टीवी सीरीज में हमें ममेक सिंह लीड रोल में नजर आए थे, जिनका नाम विकराल होता है और ये टीवी सीरीज उस समय लोगों ने काफी पसंद की थी और उस समय इस टीवी सीरीज को मैंने भी काफी एंजॉय किया था और आगे चलकर विकराल और गबराल के नाम से इन दोनों के साथ में एक और टीवी सीरीज आई थी और उस समय डायरेक्टर पवन कौल ने कोई है कि लगभग 14 एपिसोड को डायरेक्ट भी किया था। तो इसी टीवी सीरियल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उस समय फिल्म का नाम भी रखा गया था। इसमें बेसिकली 7 किरदारों को साइन किया जाना था, जिसके लिए नए एक्टर और एक्ट्रेस को अप्रोच किया गया। उस समय तनिषा मुखर्जी जो काजोल की छोटी बहन है, वो भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने का प्लान बना रही थीं। एक्चुअली तनिषा मुखर्जी को इसके पहले राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में भी एक रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उस समय उन्होंने इसमें काम नहीं किया था और फाइनली जब उन्हें फिल्म में ये लीड रोल ऑफर हुआ तो पहले वो इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसमें उनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस हैं और ये उनके डेब्यू के लिए सही फिल्म नहीं रहेगी। लेकिन बाद में उनकी बहन काजोल ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने काम से मतलब है और अगर फिल्म की कहानी अच्छी है और उनका काम अच्छा है तो फिर इसमें कितने भी एक्टर हों, लोग उन्हें जरूर नोटिस कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए तनिषा मुखर्जी इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये उनके डेब्यू के लिए एक बहुत ही अनयूजुअल सी फिल्म थी, जिसमें ना तो कोई वैसी बहुत अच्छी लव स्टोरी थी और ना ही अच्छे गाने थे। इस वजह से लोगों ने इसको ज्यादा नोटिस ही नहीं किया और आगे चलकर तनिषा मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपने डेब्यू के लिए ये फिल्म साइन करना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती रही। एक तो चलो फिल्म जैसी भी थी वो कोई बात नहीं, लेकिन फिल्म की शूटिंग जिस टाइम पर मनाली में चल रही थी और उस समय मनाली में इसका एक गाना शूट हो रहा था, जिसके लिए फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मनाली गई हुई थी और यहाँ पर इस गाने में एक सीन था जहाँ पर डिनो मोरिया एक कार चलाते हैं और तनिषा मुखर्जी बैठी होती हैं। तो जब मनाली में ये सीन शूट हो रहा था, जिसके लिए सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स वहाँ पर मौजूद थे और इस रोड को थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ से ब्लॉक किया गया था, लेकिन जैसे ही इस सीन के लिए एक्शन बोला गया और बर्फ की वादियों में ये कार चलने के लिए तैयार थी तो बैलेंस बिगड़ गया और ये कार सीधे पहाड़ के नीचे जाकर गिरी। उस समय कार में डिनो मोरिया और तनिषा मुखर्जी ये दोनों ही मौजूद थे और इन दोनों को उस समय काफी गंभीर चोटें भी आई थीं। हालांकि उस समय डिनो मोरिया को तो बस ऊपर ऊपर से चोटें आई थीं, लेकिन तनिषा मुखर्जी के दिमाग में काफी गंभीर चोटें आ गई थीं।
उस समय हुए इस हादसे के बाद में तनीषा मुखर्जी के हाथ पैर में तो चलो नॉर्मल सी चोटें थीं, लेकिन इस हादसे के बाद में उनके दिमाग में सूजन आ गई थी और वहां पर मौजूद फिल्म के सारे क्रू मेंबर्स उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां पर उन्हें एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो देखा कि उनके दिमाग में काफी गंभीर सूजन आ गई है, जिसकी वजह से तनीषा मुखर्जी कुछ समय के लिए तो कोमा में तक चली गई थीं। जिसके बाद तनीषा मुखर्जी को तुरंत मनाली से मुंबई भेजा गया, जहां पर उनकी मां तनुजा और काजोल भी पहुंच गई थीं और लगभग 1 साल तक डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला था और कहा था कि उनके दिमाग की सूजन अब धीरे धीरे ही कम होगी। लेकिन तनीषा ने बताया कि उनके दिमाग पर काफी गंभीर चोट आई थी, लेकिन चूंकि उनकी ये डेब्यू फिल्म थी और प्रोड्यूसर्स का काफी पैसा इसके ऊपर ऑलरेडी लग चुका था और उस समय फिल्म के लिए बैंकॉक में कई शूटिंग लोकेशंस को ऑलरेडी बुक किया गया था और अगर तनीषा फिल्म की शूटिंग करने से मना कर देती तो इसको कैंसिल करना पड़ता। तो उस समय तनीषा मुखर्जी ने प्रोड्यूसर्स के लगे हुए पैसे को ध्यान में रखते हुए अपनी शूटिंग को कैंसिल नहीं किया और वो इसकी शूटिंग के लिए बैंकॉक चली गईं, जहां उन्होंने बताया कि वो बड़ी मुश्किल से फिल्म के लिए लगभग 2 घंटे ही शूट कर पाती थीं और इसके बाद उनका दिमाग इतना ज्यादा थक जाता था कि लगभग 3 घंटे उन्हें आराम करना पड़ता था, क्योंकि उस समय उनके दिमाग में सूजन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा सोच नहीं पाती थीं और अपने डायलॉग्स को भी अच्छे से नहीं बोल पाती थीं। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट की। लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो फिल्म के लिए अपना 100% नहीं दे पाई थीं और आज जब भी वो ये फिल्म देखती हैं तो उन्हें अंदर ही अंदर ये पछतावा होता है कि इससे बहुत अच्छा काम वो उस समय इसमें कर सकती थीं। लेकिन उस समय दिमागी चोट की वजह से उनका दिमाग इतना भारी हो जाता था कि वो सोच तक नहीं पाती थी कि आखिर उन्हें क्या करना है और कैसे डायलॉग्स बोलने हैं। फिल्म के कई सीन थाईलैंड के क्रैबी में पोह कोडा आइलैंड पर शूट किए गए हैं और ये सेम वही लोकेशन है जहां पर ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है का ये टाइटल सॉन्ग शूट हुआ था और इस खूबसूरत लोकेशन पर और भी कई बॉलीवुड फिल्में और साउथ की फिल्में शूट हो चुकी हैं। और अगर अब आप फिल्म के कई सीन ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तनीषा मुखर्जी बहुत ज्यादा अपने सीन्स के ऊपर फोकस नहीं कर पा रही थीं। जहां तक कि कई सीन में तो बस ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने डायलॉग्स पढ़ के ही बोल रही हों। खैर, उस समय तनीषा मुखर्जी के दिमाग में आई सूजन की वजह से उन्होंने और ज्यादा बॉलीवुड फिल्में साइन नहीं की, नहीं तो उस समय इसके बाद उन्हें और भी कई फिल्मों के ऑफर आ रहे थे। लेकिन इसके बाद वो हमें 2004 में पॉपकॉर्न खाओ मस्त हो जाओ में नजर आई थीं और इसके बाद 2005 में वो हमें उदय चोपड़ा के अपोजिट फिल्म नील एंड निक्की में नजर आई थीं, जहां उनकी ये सारी ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही थीं और उनका करियर बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा था। हालांकि आगे चलकर तनीषा मुखर्जी हमें कई और फिल्मों में नजर आईं, कुछ साउथ की फिल्मों में भी नजर आईं, लेकिन वो ऑडियंस के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाई जो उनकी मां तनुजा और उनकी बहन काजोल ने डाला था। हालांकि उस समय इस फिल्म में तनीषा मुखर्जी के अलावा डिनो मोरिया की एक्टिंग की लोगों ने काफी तारीफ की। इसमें हमें करण नाथ भी नजर आए थे, जिनका रोल वैसे तो इसमें काफी अच्छा था, लेकिन आगे चलकर उनका करियर भी कुछ खास अच्छा नहीं चल पाया। वैसे आपको बता दें कि करण नाथ ये दिल आशिकाना के पहले पागलपन में नजर आए थे और साल 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में हमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आ चुके थे। करण नाथ के पिता राकेश नाथ कई सालों तक माधुरी दीक्षित के मैनेजर रहे हैं और वही डिसाइड करते थे कि माधुरी दीक्षित कौन सी फिल्म करेंगी और कौन सी नहीं। इसके अलावा करण नाथ की मां रीमा राकेश नाथ एक जानी मानी राइटर रही हैं, जिन्होंने साजन जैसी फिल्म की कहानी भी लिखी है। और करण नाथ हमें फिल्म के बाद में तुम अ डेंजरस ऑब्सेशन में, तेरा क्या होगा जॉनी में और गन्स ऑफ बनारस में नजर आए थे। लेकिन एक्टिंग के मामले में करण नाथ लोगों के ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए और आज भी उन्हें उनकी फिल्म ये दिल आशिकाना के लिए याद किया जाता है। इसमें निखिल के रोल में नजर आए कौशल पंजाबी को आपने लक्ष्य, काल और सलामे इश्क जैसी फिल्मों में कई सपोर्टिंग रोल्स में देखा होगा। इसके अलावा कौशल पंजाबी लव मैरिज, देखो मगर प्यार से और सीआईडी जैसे कई टीवी सीरियल्स के एपिसोड्स में भी नजर आ चुके हैं। लेकिन आज कौशल पंजाबी हमारे बीच मौजूद नहीं है। उन्होंने साल 2019 में फांसी लगाकर अपने आप को खत्म कर लिया था। उस समय कौशल पंजाबी लगभग 42 साल के थे और काफी डिप्रेशन से जूझ रहे थे, जहां उनकी पत्नी के साथ में उनका डिवोर्स हुआ था और उनके प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी झगड़ा चल रहा था। इसके अलावा उनका करियर भी उस समय कुछ खास नहीं चल रहा था और उस समय इतनी सारी चीजों की वजह से वो अवसाद में चले गए थे और उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया था। उस समय बनाई गई फिल्म वैसे तो साल 1996 में आई हॉलीवुड फिल्म स्क्रीम का रीमेक थी, लेकिन इसमें इंडियन ऑडियंस के हिसाब से काफी मसाला रखा गया था और फर्स्ट हाफ में तो इसकी कहानी बहुत ज्यादा खींच दी गई थी। ऊपर से फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था, गाने भी पॉपुलर नहीं थे और नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। हालांकि उस समय 2004 में ही स्टारडस्ट ने अपने अवार्ड शो की शुरुआत की थी।
जिस अवार्ड शो में करण नाथ को भी नॉमिनेशन मिला था, लेकिन वो ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने जब बचपन में अपने कुछ कजिन्स के साथ में ये फिल्म देखी थी तो उस समय तो मुझे ये काफी पसंद आई थी। खासकर से फिल्म में एक सस्पेंस के बाद जब दूसरा सस्पेंस आता है तो उसको तो हम लोगों में से कोई भी गेस नहीं कर पा रहा था। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। और अगर इस अंडररेटेड फिल्म से जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ उनको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।